दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका रहता है। लेकिन जिस दिन ये भरोसा टूटता है, फिर उस दिन कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से दो दो बच्चे हमेशा के लिए अनाथ और बिन माँ बाप के ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र, और इसी सोनभद्र में एक थाना है रापर्सगंज, और इसी रापर्सगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है किचवई, और इसी किचवई गांव का रहने वाला है चंदन भारतीय। चंदन, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो रेलवे में चतुर्थ क्लास की नौकरी करता है। चंदन की पत्नी का नाम है पिंकी, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। बात है 6 जून 2020 की सुबह। जब पिंकी सोकर अपने बिस्तर से उठती है तो बिस्तर पर अपने पति को नहीं देखती है। तो पिंकी को लगता है कि शायद उसका पति सुबह जल्दी उठ गया है और शायद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया है। लेकिन पिंकी जब अपने कमरे के बाहर निकलती है तो अपने घर में लगे गेट का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल गेट पर चंदन की लाश पड़ी थी। चंदन अपने गले में रस्सी बांधकर गेट पर लटक गया था। पिंकी जैसे ही अपने पति की लाश को देखती है तो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने जैसे ही चंदन की लाश को देखा तो तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले चंदन की लाश का मुआयना करती है। चंदन के गले में रस्सी तो बंधी थी, अपने गेट से लटका हुआ भी था और उसका पैर जमीन से छू रहा था। पुलिस जब इस घटना के बारे में चंदन की पत्नी से पूछताछ करती है तो पिंकी कहती है कि साहब, रात को हम दोनों पति पत्नी एक साथ खाना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह जैसे ही मैं सोकर उठी तो चंदन को मरा हुआ अवस्था में देखा। पुलिस सबसे पहले चंदन की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और साथ ही साथ इस बात की जानकारी चंदन के घर वालों को देती है। चंदन वैसे तो कर्मा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदैनिया गांव का रहने वाला है। इस गांव में उसकी मां और उसका बड़ा भाई चंद्रशेखर भी एक साथ रहते हैं। चंदन के घर वालों को जैसे ही चंदन के मरने की जानकारी होती है तो सब के सब थाने पहुंचते हैं। पुलिस चंदन के बड़े भाई चंद्रशेखर से कहती है कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन चंदन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि चंदन ने आत्महत्या किया है। चंद्रशेखर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जब इस हत्या की वजह चंद्रशेखर से पूछती है तो चंद्रशेखर चंदन की पत्नी पर ही उसकी हत्या का शक जाहिर करता है। चंद्रशेखर कहता है कि दरअसल मेरे भाई और उसकी पत्नी के बीच में लगभग हर रोज ही लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पुलिस चंद्रशेखर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और चंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब पिंकी के घर जाती है तो पता चलता है कि पिंकी अपना घर छोड़कर फरार हो चुकी है, जिसके कारण पुलिस को भी ये पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद चंदन ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस तब तक इस आत्महत्या को हत्या नहीं मान सकती थी जब तक चंदन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती। अगले दिन चंदन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इसका खुलासा होता है कि चंदन की हत्या की गई है। चंदन की हत्या की पुष्टि जैसे ही हो जाती है, पुलिस अब पिंकी की तलाश करना शुरू कर देती है। जब पिंकी का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है तो पुलिस अपने मुखबिरों को इस काम पर लगाती है। 4 से 5 दिन के बाद 11 जून को पुलिस का एक खबरी पुलिस को पिंकी की लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि पिंकी कहीं जाने के लिए बस में बैठी है तो पुलिस बस स्टैंड पर जाती है और पिंकी को अपने हिरासत में लेकर थाने लाती है। पुलिस जब चंदन की हत्या के बारे में पिंकी से पूछताछ करती है तो पिंकी बिना किसी दबाव या सख्ती के तुरंत ही सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन पिंकी जब इस हत्याकांड की सारी सच्चाई पुलिस को बताती है तो उसे सुनकर हर किसी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। दरअसल चंदन के पिता का नाम है शंकर भारतीय और मां का नाम है कबूतरी। शंकर के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा है चंदन। शंकर जो रेलवे की नौकरी करता था, लेकिन साल 2002 में शंकर की मौत हो जाती है। शंकर के मरने के बाद उसके बेटे चंदन को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी मिलती है।
चंदन को जैसे ही नौकरी मिलती है तो चंदन के लिए कई जगहों से रिश्ते आने लगते हैं और एक दिन परमेश्वर अपनी बेटी पिंकी का रिश्ता लेकर चंदन के घर पर जाता है। परमेश्वर भारतीय है जो कि बीजपुर गांव का रहने वाला है। चंदन के घर वालों को पिंकी पसंद आ जाती है और मार्च 2005 में चंदन और पिंकी की शादी हो जाती है। शादी करके जब पिंकी अपनी ससुराल आती है, अपने ससुराल का रहन सहन उसे पसंद नहीं आता है और जैसे जैसे कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन पिंकी चंदन के घर वालों से अलग होने के लिए कहती है। लेकिन चंदन घर वालों से अलग होने के लिए तैयार नहीं होता है तो पिंकी पत्नियों वाली हरकतें करना शुरू कर देती है। दरअसल पिंकी हर दिन छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगती है। पिंकी कहती है कि मेरे पापा का किचवई गांव में एक घर है, हम वहीं चलकर रहते हैं। लेकिन चंदन जब उसकी बात नहीं मानता है तो पिंकी अपनी जिद पर उतर जाती है। आखिरकार चंदन पिंकी के पापा के घर रहने के लिए तैयार हो जाता है और शादी के 2 साल बाद अपनी पत्नी को लेकर किचवई गांव में आ जाता है और अपने ससुर के घर में पिंकी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय आगे गुजर जाता है। लगभग शादी के 15 साल का समय गुजरता है। इस बीच चंदन के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। चंदन के दोनों बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो पिंकी अपने दोनों बच्चों को अपने मायके भेज देती है। उसके बाद चंदन और पिंकी उस घर में अकेले रहने लगते हैं। इधर चंदन उसी घर में रहते हुए अपनी नौकरी पर जाया करता था, लेकिन शाम के वक्त जब भी घर पर आता था तो अक्सर शराब पीकर आने लगता है और चंदन जब भी शराब पीकर घर आता था तो पिंकी को अच्छा नहीं लगता था और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और रोज रोज की लड़ाई झगड़े का असर ये होता है कि पिंकी और चंदन के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। चंदन भी पिंकी की कोई परवाह नहीं करता है। चंदन के ही पड़ोस में रहने वाला है कृष्णा चौहान, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। कृष्णा जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। कृष्णा के पिता ने 2 शादियां की हैं। कृष्णा का पिता अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ में आजमगढ़ में रहता है और कृष्णा अपनी माँ रमा देवी के साथ में किचवई गांव में चंदन के पड़ोस में रहता है। लेकिन कृष्णा कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि आवारागर्दी करता रहता है और आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण उस पर कई सारे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। एक दिन कृष्णा जब पहली बार पिंकी के घर जाता है तो पिंकी की खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित होता है। पिंकी कृष्णा के दिल में इस कदर उतर जाती कि पिंकी से बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना खोजने लगता है। एक दिन चीनी मांगने के बहाने पिंकी के घर जाता है। उस वक्त चंदन अपने घर में नहीं था। कृष्णा जैसे ही पिंकी के घर जाता है, इधर पिंकी भी कृष्णा को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे अपने कमरे के अंदर बुला कर ले जाती है। कमरे में बैठकर बातचीत करती है। बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो दोनों को एक दूसरे की बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। उस दिन के बाद से कृष्णा अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर पिंकी के घर आना जाना शुरू कर देता है। कृष्णा और पिंकी के बीच में जब अक्सर मुलाकात और बातचीत होने लगती है तो आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में जब प्रेम संबंध शुरू हो जाता है तो इस बात की जानकारी चंदन को कभी नहीं होती और कृष्णा पिंकी से मुलाकात करने अक्सर उसके घर तब जाता था जब चंदन उसके घर में नहीं होता था। एक दिन कृष्णा पिंकी से मिलने उसके घर जाता है और इन दोनों के बीच में जब अवैध संबंध बन जाते हैं, एक बार अवैध संबंध का सिलसिला जब शुरू होता है तो ये सिलसिला कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन एक दिन जब कृष्णा पिंकी के घर में पिंकी के साथ संबंध बना रहा था, तभी चंदन घर आ जाता है और इन दोनों को बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। चंदन जैसे ही कृष्णा और पिंकी को इस हालत में देखता है तो कृष्णा तो वहां से भाग जाता है, लेकिन चंदन अपनी पत्नी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन बुरी तरह से मार खाने के बावजूद पिंकी अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं लाती है। पिंकी के इन हरकतों से चंदन का दिल टूट जाता है और वो और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है। लेकिन जब भी चंदन घर में नहीं होता था तो पिंकी कृष्णा को अपने घर में बुला लेती थी और दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता था। 5 और 6 जून की रात को जब चंदन अपने घर में नहीं था तो कृष्णा पिंकी से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाता है। दरअसल चंदन ने पिंकी से झूठ बोला था कि आज रात में मेरी रात को ड्यूटी है। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 12 बजते हैं, चंदन अपने घर पर आ जाता है और फिर से दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। चंदन जब 2 बार पिंकी और कृष्णा को इस हालत में देखता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर पिंकी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। लेकिन कृष्णा जब पिंकी को अपने सामने मार खाते हुए देखता है तो कृष्णा से बर्दाश्त नहीं होता है। कृष्णा पिंकी से कहता है कि मैं आज ही इसको खत्म कर देता हूँ। कृष्णा जब चंदन को मारने की बात कहता है
तो पिंकी भी पिटाई से काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कृष्णा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद तुरंत ही अपने घर के अंदर से एक नायलॉन की रस्सी लेकर आती है और उसी रस्सी से चंदन के गले में फंसाकर कृष्णा और पिंकी तब तक खींचते हैं जब तक कि चंदन की मौत नहीं हो जाती है। जैसे ही चंदन की मौत हो जाती है उसके बाद ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए चंदन की हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए उसी रस्सी से चंदन के गले में बांधकर गेट पर लटका देते हैं। उसके बाद तो कृष्णा अपने घर चला जाता है, लेकिन पिंकी अपने कमरे में बड़े आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब सोकर उठती है तो अपना नाटक करते हुए लोगों के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती है। लेकिन चंदन के भाई चंद्रशेखर को पूरा यकीन था कि चंदन ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि चंदन की हत्या में पिंकी का कहीं न कहीं हाथ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पिंकी को भी लगने लगता है कि अब मामला पूरी तरह से साफ हो गया है, इसलिए पिंकी अपना घर छोड़कर फरार हो जाती है। लेकिन पिंकी जब पुलिस को ये पूरी कहानी बताती है तो पुलिस चंदन के भाई चंद्रशेखर की तहरीर पर पिंकी के प्रेमी कृष्णा को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और उन दोनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। फिलहाल चंदन के दोनों बच्चे अपने मामा के घर में बिना माँ बाप की ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हम अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। दोस्तों, मेरी पिछली कुछ वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका नाम इस तरह है: हिना हुसैन जी, अब्दुल कलाम जी, अमन द्विवेदी जी, सनाउल्लाह खान जी और सुखबीर सिंह सोही जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।